हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम का पार्ट 3 द चोलास। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। तो ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप में ये जो ऑरेंज वाला रीजन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गंगा वैली तक, यहाँ इतने एरिया में चोलास डायनेस्टी का कंट्रोल था। चलिए देखते हैं। ये जो यहाँ पर थंजावुर है, इसमें किसकी पावर थी? यहाँ पर कौन राज कर रहा था? मुत्तरयार। मुत्तरयार यहाँ पर राज कर रहा था, यानी कि मुत्तरयार इस एरिया को संभालता था। ये जो मुत्तरयार था, ये पल्लव किंग के सामंत थे, सबॉर्डिनेट थे। ये पल्लव किंग के लिए काम करते थे। और पल्लव किंग कहाँ पर राज करते थे? कांचीपुरम में। और जो ये विजाले चोला थे, विजाले चोला भी पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट या फिर सामंत थे। ये भी पल्लव किंग के लिए काम करते थे। ये जो मुत्तरयार है और जो विजाले चोला है, ये दोनों ही पल्लव किंग के सामंत या फिर सबॉर्डिनेट थे। ये दोनों ही राजा के लिए काम करते थे। मुत्तरयार तंजावुर रीजन पर राज करते थे। और जो ये विजाले चोला थे, ये कहाँ के थे? उरैयूर के थे। ये उरैयूर के थे। इन्होंने क्या किया? 9th सेंचुरी में जो तंजावुर वाला एरिया है ना, मुत्तरयार से ले लिया, यानी कि तंजावुर एरिया पर कंट्रोल कर लिया। और फिर इन्होंने क्या किया? तंजावुर टाउन को बसाया और फिर यहाँ पर क्या किया? एक मंदिर बनवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो विजाले चोला थे, इन्होंने तो तंजावुर को अपने कंट्रोल में लिया था, लेकिन जो इसके सक्सेसर थे, यानी कि इसके उत्तराधिकारी थे, इसके जो बेटे थे, उन्होंने भी अपने किंगडम को एक्सपेंड किया, दूसरे एरिया पर अपना कंट्रोल किया। जो पांड्या और पल्लव की जो टेरिटरी थी, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कि यहाँ पर भी चोलास का राज हो गया। ये जो राजा राजा फर्स्ट थे, ये चोलास के मोस्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी अपने किंगडम को एक्सपेंड किया, अलग अलग एरिया पर अपना कंट्रोल किया। और जो राजेंद्र फर्स्ट थे, ये राजा राजा फर्स्ट के बेटे थे। जो चोला डायनेस्टी थी, उसको एक्सपेंड किया, अलग अलग एरिया पर अपना कंट्रोल किया। ये इन्होंने कहाँ तक कंट्रोल किया? साउथ ईस्ट एशिया तक, यानी कि ये इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे। और इन्होंने गंगा वैली तक भी अपना एक्सपेंड किया था, इसलिए इनको एक टाइटल भी दिया गया है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कंट्रोल करने के लिए क्या की? जो नेवी है ना, उसको डेवलप किया, यानी कि इंडोनेशिया पर अपना कंट्रोल करने के लिए इन्होंने नेवी को डेवलप किया। और इन्होंने गंगा वैली तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था, तो इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया है, जिसको कहा गया गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा किसको टाइटल दिया गया था? राजेंद्र फर्स्ट, जो कि राजा राजा फर्स्ट के बेटे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं चोला किंगडम के टेम्पल्स। ये जो तंजावुर में टेम्पल था, तंजावुर में टेम्पल बनवाया था राजा राजा फर्स्ट ने। ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये किसकी है? तंजावुर में जो टेम्पल था ना, उसकी। ये किसने बनवाया था? किसने बनाया था? ये राजा राजा फर्स्ट ने। और जो ये गंगाई कोंडा चोलापुरम है, यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने। राजेंद्र फर्स्ट को क्या कहा गया? गंगाई कोंडा। तो इसी नाम पर उन्होंने एक अपना सिटी बसाई, यानी उन्होंने अपना एक एरिया बनाया, जिसका नाम क्या रख दिया गया इसने? गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो इसने वहाँ पर एक टेम्पल बनाया गंगाई कोंडा चोलापुरम में। किसने बनाया? राजेंद्र फर्स्ट ने। और जो ये राजा राजा फर्स्ट है, इन्होंने टेम्पल कहाँ बनाया था? तंजावुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो क्या था, जो चोलास टेम्पल थे, चोलास ने अनेक टेम्पल बनवाए, तो फिर क्या हो गए? न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट हो गए। न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट कैसे हो गए? क्योंकि ये जो टेम्पल्स थे ना, इसके आसपास आजू बाजू में लोग रहने लगे। कौन कौन रहने लगे? जैसे कि प्रीस्ट हो गई, यानी कि जो पूजा पाठ करते थे मंदिर में, और जो गार्लैंड मेकर हो गई, स्वीपर्स हो गए, ये क्या हो गए? टेम्पल के आसपास ही रहने लगे। तो फिर क्या हो गया? वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया। क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे हो गया? क्योंकि मान लो कोई डांस सिखा रहा है, कोई गाना सिखा रहा है, तो ऐसे अलग अलग क्राफ्ट प्रोडक्शन होने लगे टेम्पल के पास आसपास। अब क्या होता था? उस टाइम पर क्या होता था? टेम्पल्स को लोग ज़मीन भी दान में दे दिया करते थे, यानी कि टेम्पल्स को लैंड भी दी जाती थी। ये लैंड किस लिए दी जाती थी? ऐसा ये तो है नहीं कि भगवान खुद आकर खेती करेंगे, ऐसा तो होता नहीं था। फिर इस पर कौन खेती करता था? जो कि टेम्पल्स के आसपास रहते थे, टेम्पल्स के पास में रहते थे। जैसे कि हो गया प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए, स्वीपर्स हो गए, जो आसपास में रहते थे मंदिरों के, वहीं लोग इस पर खेती करते थे। और जो इसे जो प्रोड्यूस होता था, यानी कि इस पर जो खेती की जाती थी, उसको बेचकर जो पैसे आते थे, कहाँ पर यूज़ किया जाता था? ये जो स्पेशलिस्ट थे, जो कि टेम्पल में वर्क करते थे, कौन कौन? जैसे कि हो गया प्रीस्ट हो गया, गार्लैंड मेकर हो गया, स्वीपर्स हो गए, इनके मेंटेनेंस में ही इस कोस्ट को यूज़ किया जाता था, जो कि टेम्पल के आसपास रहते थे। ठीक है, के आसपास कौन रहते थे?
प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स। जो डांस सिखाते थे, जो म्यूजिशियंस जो गाना गाते थे, स्वीपर्स जो वहाँ की साफ़ सफाई करते थे, और जो खाना वगैरह बनाते थे ना, वो मंदिरों के आसपास रहते थे। तो ये जो लैंड होती थी उस पर यही सब खेती करते थे, और उस पर जो प्रोड्यूस होता था, यानी कि जो खेती का जो पैसा आता था, वो इनके मेंटेनेंस में ही चला जाता था। ठीक है। अब क्या था, टेम्पल्स वर नॉट प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि टेम्पल्स बस एक पूजा पाठ का स्थान नहीं था। ये क्या हो गया, क्योंकि इसके आसपास अनेक लोग रहते थे, ये क्या बन गया, एक हब बन गया किसका, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, हमने चोलास के टेम्पल्स तो देख लिए, चोलास के टेम्पल कैसे होते थे। अब देखते हैं ब्रोंज, जो उसकी ब्रोंज की इमेजेस होती थी, ओके, यानी कि जो पीतल की जो इमेजेस, जो मूर्ति बनाते थे वो पीतल की, वो उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो चोला एम्पायर था, जो चोलास थे, उसमें अनेक जो क्राफ्ट्स थे वो थे, लेकिन उनका जो मेकिंग ऑफ ब्रोंज, यानी कि जो पीतल की जो मूर्तियाँ बनाते थे, ब्रोंज की जो इमेजेस बनाते थे, वो क्या थी, सबसे अलग थी। ये वर्ल्ड फेमस थी, जो चोलास की जो ये इमेजेस थे ना ब्रोंज की, ये क्या थी, सबसे वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में फेमस मानी जाती थी। फिर क्या करते थे चोलाज, ये चोलाज किसकी बनाते थे ब्रोंज इमेजेस, जो डेटीज होते थे, जो भगवान होते थे, उनकी ब्रोंज इमेजेस बना दिया करते थे। और कभी कभी क्या करते थे, जो राजा हुआ करते थे उनके बना दिया करते थे, या फिर जो भगवान के जो भक्त होते थे उनके भी बना दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि बस राजा के बनाएंगे या फिर भगवान के बनाएंगे, वो सभी के बना दिया करते थे। क्या था, जो ब्रोंज इमेजेस थी वो सबसे अलग थी चोला एम्पायर की, और ये क्या थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। और ये कब थे, डेटीज़ की ब्रोंज इमेजेस बनाते थे, और जो रूलर्स थे उनके भी बना दिया करते थे, और जो भगवान के भक्त होते थे उनके भी बना दिया करते थे। ठीक है, यानी कि जो चोला के टेम्पल्स थे और जो ब्रोंज इमेजेस थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, चोलाज की एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। क्या किया, चोलाज ने एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया। क्यों फोकस किया, क्योंकि जो रिवर कावेरी थी ना, ये जो रिवर है कावेरी, इसके आसपास की लैंड बहुत फर्टाइल थी, और यहाँ पर बहुत मात्रा में पानी भी था। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ की जो फर्टाइल लैंड थी उस पर बहुत अच्छी खेती होती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल पर अपना जो खेती का कार्य था वो करना शुरू कर दिया। जो फॉरेस्ट थे उनको भी साफ कर दिया गया, जो लैंड के लेवल करके उस पर भी खेती करना शुरू कर दिया। इन्होंने एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्यों, क्योंकि जो कावेरी रिवर थी, वहाँ के जो आसपास का रीजन था वो बहुत फर्टाइल था, और पानी भी आसानी से मिल जाता था, इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। जो कैनल्स होती थी, इन्होंने क्या किया, जो नदियाँ होती थी उनके बाढ़ से बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इम्बैकमेंट्स बना दिए, यानी कि छोटी छोटी दीवारें बना दी बाढ़ से बचने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, जो नदियाँ थी, कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड, जो खेत होते थे ना वहाँ तक पानी को ले जाने के लिए नदियों का निर्माण किया इन्होंने। और क्या करते थे, कुछ एरियाज़ में एक साल में 2 फसलें उगाते थे ये लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन कैसे करते थे, सिंचाई कैसे करते थे अपने खेतों में। देखो, ऐसा तो था नहीं कि पूरी साल ही बारिश होती होगी, और इन्होंने बताया कि एक साल में 2 फसलें करते थे ये लोग। तो फिर इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट भी किए अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। कैसे किए, कुएं खोदे गए, वेल्स वर डग। इन्होंने क्या किया, टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो रेन वाटर उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने टैंक्स बनाए बड़े बड़े। और फिर उन्हें उस पानी का यूज़ कहाँ किया, इरीगेशन में यूज़ किया। जो रेन वाटर होता था ना, उसको कलेक्ट कर लेते थे टैंक्स में, और फिर उन्होंने उसका इरीगेशन में यूज़ किया। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो ये इरिगेशन का कार्य था, यानी कि जो अपने खेतों तक पानी पहुंचाने का जो कार्य था, उसके लिए क्या होता था, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती थी। प्लानिंग और उसके कैसे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता था पूरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, अब क्या होता था, जो सेटलमेंट्स होती थी पीजेंट्स की, यानी कि जो पीजेंट्स जहाँ पर रहते थे उसको क्या बोला गया, उर किसको बोलते थे, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक उर हो गया पीजेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स की। मान लो ऐसे अनेक उर हैं, अनेक सेटलमेंट्स है पीजेंट्स की, उसको क्या कहा गया, नाडू, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस। उर थे, जो बहुत सारे उर थे, उनको मिलाकर एक साथ मिलाकर क्या कहा गया, नाडू, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ सच विलेजेस। ठीक है, और ये जो विलेज काउंसिल और जो नाडू होते थे ना, ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस परफॉर्म करते थे। कैसे, यानी कि कलेक्टिंग टैक्स, डिस्पेंसिंग जस्टिस, यानी कि जो टैक्स होता था ना उसको ये कलेक्ट करते थे। कौन कलेक्ट करते थे, विलेज काउंसिल एंड नाडू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो बेलाल कास्ट के पीजेंट्स थे
वो क्या करते थे, जो नाडू के जो अफेयर्स होते थे, जो नाडू के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होता था उसको कंट्रोल करते थे। कौन कंट्रोल करते थे? वेलाल कास्ट के पीजेंट्स। ठीक है। अब क्या था, जो कि रिच लैंड ओनर थे उनको राजा एक टाइटल दे देते थे, जो राजा के लिए काम करते थे ना उनको राजा टाइटल दे देते थे। क्या क्या टाइटल देते थे? एक तो हो गया मुवंदा वेलन, मुवंदा वेलन। ठीक है। इसका क्या मतलब था? ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। जो मुवंद वेलन था उसका क्या कार्य था? टेम्पल्स को लैंड ग्रांट देना, यानी कि टेम्पल्स को जमीन देना। दूसरा टाइटल क्या था? आर्या। आर्या का मतलब होता है चीफ। ठीक है। यानी कि एक जो अपने एरिया को, जो अपने एरिया का हेड होता है, अपने एरिया को कंट्रोल करता है, उसको क्या कहा गया? चीफ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन टाइटल्स के साथ साथ उनको इम्पोर्टेंट और उनको ऑफिस भी दिए गए कार्य करने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लैंड। ये टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में हमें कैसे पता चला है? जो चोलाज इंस्क्रिप्शंस थी ना उनसे हमें ये पता चला है कैसे कैसी किस किस टाइप की लैंड थी, किस किस टाइप में लैंड को डिवाइड कर रखा है। जो पहली टाइप थी ना वो थी वेलन वैगई। जो वेलन वैगई है ये किसको कहा गया है? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणाज। यानी कि जो नॉन ब्राह्मणाज थे ना उनकी जो लैंड होती थी उसको क्या कहा गया? वेलन वैगई। ठीक है। दूसरी देखते हैं, वो थी ब्रह्मदेहा। ब्रह्मदेहा यानी लैंड ऑफ ब्राह्मणाज, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणाज। यानी कि जो ब्राह्मणाज को लैंड गिफ्ट की जाती थी ना उसको कहते थे ब्रह्मदेहा। और जो नॉन ब्राह्मणाज की जो लैंड थी उसको क्या बोलते थे? वेलन वैगई। ठीक है। अगली देखते हैं शाला भोगा। शाला भोगा का क्या मतलब है? लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। यानी कि जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जमीन दान दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? शाला भोगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जो अगला टाइप है वो है देवदाना। इसका क्या मतलब है? लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। यानी कि जो मंदिरों को जमीन दान में दी जाती थी, यानी कि मंदिरों को जमीन गिफ्ट में दी जाती थी उसको क्या बोलते हैं? देवदाना। नेक्स्ट है पली चचा दनम। क्या है पली चचा दनम? इसका क्या मतलब है? लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो जैन इंस्टीट्यूशंस थे उनको जो जमीन दान में दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? पली चचा दनम। ठीक है। अब क्या है, जो ब्राह्मणाज को लैंड ग्रांट में दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? ब्राह्मदया। ब्राह्मणाज को लैंड ग्रांट में कब मिलती थी? जो जब वो राजा के लिए प्रशस्तिज लिखते थे। यानी कि राजा क्या बोलते थे कि आप मेरे बारे में प्रशस्तिज लिखो तो मैं आपको लैंड गिफ्ट में दूंगा। तो जो लैंड ग्रांट मिलती थी उसको क्या बोला गया? ब्रह्मदेहा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो ब्राह्मण्स थे वो कहाँ पर रहते थे? कावेरी वैली में। यानी कि उनकी जो ज़मीन थी ना वो ज़्यादा कहाँ पर थी? कावेरी वैली में। ठीक है। अब देखते हैं सभा। सभा क्या होती है? जो सभा होती है वो क्या थी? असेंबली थी। किसकी असेंबली थी? प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। यानी कि जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को मिलती थी ना उनकी एक असेंबली थी। वो क्या करते थे? उनका क्या काम होता था? वो दे लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मदेहा। यानी कि जो ब्रह्मदेहा क्या होती थी? जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में मिलती थी उसके उनको उनके देख रेख करते थे, उन ज़मीनों की देख रेख करते थे। यानी कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है उनकी ज़मीनों पर। ऐसी एक असेंबली बनाएगी जिसको बोला गया सभा। ठीक है। यानी कि जो ब्रह्मदेहा की देख रेख करती थी। ठीक है। अब क्या होता था, जो सभा की जो वर्किंग है वाज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। जो सभा की जो वर्किंग है ना वो किस में रिकॉर्ड है? एक इंस्क्रिप्शंस में। यानी कि हमें तो क्या पता कि क्या सभा होती थी, कैसे क्या होता था, तो हमें कैसे पता चला? ये इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? पहले क्या हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे ना वो बड़े बड़े पिलर्स और पत्थरों पर कुछ लिखवा देते थे, कुछ खुदवा देते थे। तो फिर ऐसे ये हमें कहाँ से पता चला? कि किसी इंस्क्रिप्शन से पता चला कि वहाँ पर सभा के बारे में ऐसा लिख रखा है उस इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है। हमें वहाँ से पता चला ये। अब देखो क्या होता था, नगरम्स क्या होते हैं ये देखते हैं। नगरम्स क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने क्या कर लिया है? ग्रुप बना लिया और उनको क्या कार्य दिया गया? उनको जो टाउन्स के जो टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस होते थे ना उनका कार्य दिया गया टाउन्स के लिए। जो पीजेंट्स होते थे उनको कहाँ का कार्य दिया जाता था? विलेजेस का। जो पीजेंट्स होते थे वो विलेज की देख रेख करते थे। ऐसे ही नगरम क्या होता था? ट्रेडर्स। यानी कि जैसे कि पीजेंट्स विलेजेस में रहेंगे वैसे ही ट्रेडर्स कहाँ पर रहेंगे? टाउन्स में। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स है ना उनको क्या कहा गया? नगरम्स। और एक क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन की देखरेख करते थे। किसकी? टाउन्स में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्स। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो जो इंस्क्रिप्शंस थी ना वो हमें क्या करती हैं? सभा के बारे में डिटेल देती हैं कि सभा क्या थी, सभा क्या होती थी, ऐसे। ठीक है।
चलो देखते हैं। जो एक हमें एक इंस्क्रिप्शंस मिली है, कहाँ मिली है देखो, उत्तरामेरूर में मिली है। कहाँ पर? चिंगेलपुट डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ पर? तमिलनाडु में हमें एक इंस्क्रिप्शंस मिली है, जहाँ जिससे हमें सभा के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया है कि जो सभा होती थी ना, उसकी अलग अलग कमेटी होती थी, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग कार्य को देखने के लिए। एक तो क्या हो गया, जो ब्रह्मदया थी उसको देखती थी, यानी कि जो ब्राह्मणास को लैंड दी जाती थी ना, उसको देखती थी, उसकी देखरेख करती थी। ऐसे ही अलग अलग काम थे उनके, और अलग अलग कमेटी बनाई गई थी उनको देखरेख करने के लिए। जैसे क्या हो गया, इरिगेशन वर्क के लिए कमेटी हो गई, सिंचाई के काम की देखरेख करनी है, टेम्पल्स मंदिरों की देखरेख करनी है, जो गार्डन्स होते थे, बाग बगीचे होते थे ना, उनकी देखरेख करनी है। तो इसे क्या किया गया, एक अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एक कमेटीज़ कैसे बनाई जाती थी, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर, यानी कि कैसे कौन कौन इन कमेटी में शामिल हो सकता था। ठीक है, कैसे कैसे इन कमेटीज़ का इलेक्शन किया जाता था। तो देखते हैं क्या होता था। जो एलिजिबल कैंडिडेट होता था उसके नाम पाल्म लीफ पर लिख लिए जाते थे, सभी के नाम। और क्या कर दिया जाता था, उसको एक मटके में डाल दिया जाता था, यानी कि पोट में डाल दिया जाता था। और फिर किसी बच्चे से कह दिया जाता था कि भाई एक टिकट निकालो। जिसका भी नाम आता था ना, तो वहीं क्या होता था, उस कमेटी का मेंबर बन जाता था। यही प्रोसेस होता था किसके लिए, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ सभा, यानी कि सभा के मेंबर बनने के लिए क्या प्रोसेस होता था, टिकट्स निकाली जाती थी एक यंग बॉय द्वारा, और फिर वहीं क्या होता था, उसका मेंबर बन जाता था। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ।